आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ। पाठ का नाम है स्वावलंबनम। इस पाठ के पहले हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं और आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए पाठ का पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करिए। नीचे कुछ संख्यावाची पद दिए गए हैं, उनको हमें शुद्ध रूप से उच्चारण करना है। जैसे विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् और 50। तो ये संख्यावाची पद थे जिनका हमने उच्चारण किया है। अब हम दूसरा प्रश्न जानते हैं। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। नीचे कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में एक पद को पीले रंग से दिखाया गया है जो यह सूचित करता है कि यह प्रश्नवाचक पद है और इसके स्थान पर उत्तरवाचक पद जोड़ते हुए हमें उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तो कस्य इस पद के स्थान पर श्रीकंठस्य यह पद आएगा और उत्तर क्या होगा? श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। दूसरा प्रश्न कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। इसमें भी कस्य इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर कृष्णमूर्तेः यह पद उत्तर के रूप में आएगा और पूर्ण उत्तर क्या होगा? कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। तीसरा प्रश्न श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। इसमें के इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च ये पद जुड़ेंगे और पूर्ण उत्तर क्या होगा? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। आगे चौथा प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम। यहाँ पर कुत्र इस पद के स्थान पर स्वावलंबने यह पद उत्तर के रूप में आएगा और पूर्ण उत्तर सर्वदा स्वावलंबने सुखम। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। यहाँ पर कदा यह प्रश्नवाचक पद है और उत्तरवाचक पद आएगा प्रातः 9 वादने। पूर्ण उत्तर क्या होगा? श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। और छठा प्रश्न कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। यहाँ पर कति इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर अष्टौ यह उत्तरवाचक पद आएगा और पूर्ण उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। यह दूसरा प्रश्न था। अब हम तीसरे प्रश्न का समाधान करते हैं। तीसरा प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। अर्थात चित्रों को देखकर उनके नीचे संख्यावाची पदों को लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्र में कुछ वस्तुएं हैं। पहले तो हमें उन वस्तुओं को गिनना है और फिर उस अंक के लिए संख्यावाची पद क्या आएगा यह हमें संस्कृत में लिखना है। जैसे पहले चित्र में कितनी वस्तुएं हैं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और 18 इस संख्या के लिए संस्कृत में पद है अष्टादश जो हमने उत्तर के रूप में
नीचे लिख दिया है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में 21 वस्तुएं हैं। इसके लिए संस्कृत में संख्यावाची पद है एकविंशतिः। इस चित्र में 15 वस्तुएं हैं और 15 के लिए संस्कृत में संख्यावाची पद है पंचदश। अगले चित्र में 36 वस्तुएं हैं और 36 के लिए संख्यावाची पद है षट्त्रिंशत्। इस चित्र में 24 वस्तुएं हैं और 24 के लिए संस्कृत में पद है चतुर्विंशतिः। इस चित्र में 33 वस्तुएं हैं और 33 के लिए संस्कृत में पद है त्रयस्त्रिंशत्। अब हम चौथा प्रश्न जानते हैं। चौथा प्रश्न है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। अर्थात इस मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उन पदों को नीचे दिए गए अंकों के लिए चुनिए। किस अंक के लिए कौन सा पद उचित है वो हमें चुनकर लिखना है। जैसे 28, इसके लिए पद है अष्टाविंशतिः। 27, इसके लिए सप्तविंशतिः। 30, इसके लिए त्रिंशत्। 31, एकत्रिंशत्। 24, चतुर्विंशतिः। 40, चत्वारिंशत् और 50, इसके लिए पद है पंचाशत्। यह चौथा प्रश्न था। अब हम पांचवें प्रश्न का समाधान जानते हैं। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। इसका अर्थ है चित्र को देखकर और मंजूषा से पदों को चुनकर प्रयोग करते हुए वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए। नीचे चित्र भी है और चित्र के नीचे एक मंजूषा है। चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र में एक किसान अपना खेत जोत रहा है। दूसरे चित्र में 2 किसान खुदाई का कार्य कर रहे हैं और तीसरे चित्र में 3 किसान अपनी फसल को बो रहे हैं। यहाँ पर 3 वाक्य ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार बनाए हुए हैं। जैसे पहला वाक्य है एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। अर्थात यह किसान खेत जोत रहा है। यहाँ पर एक किसान है इसलिए एक वचन का ही प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया गया है। दूसरे चित्र में 2 किसान हैं तो द्विवचन का प्रयोग करते हुए वाक्य बनेगा। क्या वाक्य बनेगा? एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। ये दोनों किसान खनन कार्य, खुदाई का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार तीसरे चित्र में 3 किसान हैं। इसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। जैसे एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ये किसान फसल को बो रहे हैं। तो इन तीनों वाक्यों में जो पद प्रयोग में आए हैं वो सभी पद हम मंजूषा से प्राप्त करेंगे। अब हम छठा प्रश्न जानते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अर्थात नीचे दिए गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखिए। नीचे अंकों में समय दिया गया है जैसे 10:30, 7। इनको हमें संस्कृत के पदों में लिखना है। पाठ में जो प्रश्न है वहाँ पर केवल अंक दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ हमने उत्तर भी दिखाए हैं। जैसे 10:30, इसके लिए संस्कृत में समयवाचक पद है सार्धदशवादनम। इसी तरह 7 बजे के लिए सप्तवादनम। 2:30 के लिए सार्धद्विवादनम। 11 बजे के लिए एकादशवादनम। 4:30 बजे के लिए सार्धचतुर्वादनम। 1:30, 1:30 बजे के लिए सार्धैकवादनम। इसी तरह 5 बजे के लिए पंचवादनम। 3:30 बजे के लिए सार्धत्रिवादनम। 9 बजे के लिए नववादनम। 12:30 के लिए सार्धद्वादशवादनम। 8 बजे के लिए अष्टवादनम और 7:30 बजे के लिए सार्धसप्तवादनम। इस प्रकार हमने अंकों में जो समय लिखा हुआ था उसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, यह हमने इस प्रश्न में जाना है।
अब हम 7वां प्रश्न जानते हैं। 7वां प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात मंजूषा में दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। मंजूषा में जो पद दिए गए हैं वो हमें नीचे वाक्यों में भरने हैं। उत्तर के रूप में जो वाक्य दिए हैं उनमें पीले रंग से जो पद दिखाया गया है वो सभी पद उत्तरवाचक हैं जिन्हें मंजूषा से चुनकर लिखा है। जैसे पहला प्रश्न है ऋतवः भवन्ति, इसमें मंजूषा से जो उचित पद है वो है षड, इसको हमने पहले वाक्य में भर दिया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में मासाः भवन्ति, इसमें पद आएगा द्वादश। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न एकस्मिन् मासे अथवा दिवसाः भवन्ति, इस वाक्य में 2 रिक्त स्थान थे। पहले रिक्त स्थान में पद आएगा 63 और दूसरे रिक्त स्थान में पद आएगा 31। चौथा प्रश्न है फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, यहाँ पर रिक्त स्थान में पद भरा गया है 28। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है मम शरीरे हस्तौ स्तः, इसमें रिक्त स्थान में पद आएगा 2। यहाँ पर एक ध्यातव्य विषय है, इसका हमें ध्यान रखना है और स्मरण भी करना है। क्या है वो ध्यातव्य विषय? भारतीय वर्षानुसारम, भारतीय वर्ष के अनुसार मासानाम ऋतूनाम च नामानि, महीनों के और ऋतुओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। भारतीय वर्ष के अनुसार 12 महीने जो होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। पहला महीना है चैत्र है, दूसरा वैशाख है, तीसरा ज्येष्ठ है, चौथा आषाढ़ है, पांचवा श्रावण है, छठा भाद्रपद है, सातवां आश्विन है, आठवां कार्तिक है, नवा मार्गशीर्ष है, 10वां पौष है, 11वां माघ है और 12वां फाल्गुन है। ये थे 12 महीनों के नाम भारतीय वर्ष के अनुसार। और कौन से महीने में कौन सी ऋतु होती है ये इनके आगे दिखाया गया है। जैसे चैत्र और वैशाख मास में वसंत ऋतु होती है, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में ग्रीष्म ऋतु होती है, श्रावण और भाद्रपद मास में वर्षा ऋतु होती है, आश्विन और कार्तिक मास में शरद ऋतु होती है, मार्गशीर्ष और पौष मास में हेमंत ऋतु होती है और माघ व फाल्गुन मास में शिशिर ऋतु होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यह ध्यातव्य अंश भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने भारतीय वर्षानुसार महीनों के नामों को जाना है और साथ साथ किस महीने में कौन सा मौसम होता है, ऋतु होती है, यह भी हमने जाना है। तो विद्यार्थियों, हमने तीसरे पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अगले नए पाठ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।